हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आपकी तैयारी को एक वास्तविक मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपका एग्जाम जितना हो सके अच्छा जाए। उसी क्रम में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाए हैं। तो ये चीज जो है हम लोग इसको संविधान बनने की पृष्ठभूमि लाए हैं, यानी कि हम कैसे भारत में संविधान बना, उसके लिए कैसे बैकग्राउंड तैयार हुआ, उसको हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग भारत के संविधान निर्माण के प्रोसेस को समझेंगे, कैबिनेट मिशन को समझेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कैसे हमारे भारत में संविधान निर्माण का पृष्ठभूमि तैयार हुआ, यानी बैकग्राउंड तैयार हुआ। दोस्तों, आजकल जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं उसके अनुसार आपको टॉपिक पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप जो है आपको डिटेल में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में आप कहीं फंसे नहीं। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव, इसको हम लोग अगस्त ऑफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त ऑफर। देखिए क्या हुआ, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में ये चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, चल रहा था और अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की स्थिति जो है काफी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जापान उपान जैसे देश काफी तेजी से और विश्व के पटल पर उभर रहे थे और जो अंग्रेजों के लिए खतरा था। ठीक है। और इसी बीच क्या हुआ दोस्त, कि आप लोग बता दें कि कांग्रेस मंत्रिमंडल, आपको पता है कि अंतरिम सरकार हम लोग पढ़ेंगे संविधान निर्माण जब आधुनिक भारत के खंड में आएंगे तो याद रखिएगा 1937 में अंतरिम सरकार बनी और 1939 में इसने 28 महीने के बाद क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। जिसमें बिहार के भी प्रथम मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने भी क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी था कि राजनीतिक कैदियों के रिहाई को लेकर, मतलब बिहार में क्या हुआ कि कृष्ण सिंह चाहते थे कि हमारे जो राजनीतिक कैदी जो जेल में बंद है उसको छोड़ दिया जाए, और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। तो कैबिनेट जो हमारे श्री कृष्ण सिंह का मंत्रिमंडल था 1939 में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब वैसे ही याद रखिएगा, टोटल जो है आपको 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। 11 प्रांतों में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, जिसमें से 8 प्रांतों में क्या था, कांग्रेस की सरकार थी और 3 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो ये जितने भी थे, याद रखिएगा 11 प्रांतों में जो कांग्रेस की, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, तो इसने क्या कर दिया, 1939 में इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। मतलब कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्याग पद देने के बाद क्या हुआ कि भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया तथा युद्ध में भारत की सहयोग की आवश्यकता। यानी कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की हालत काफी खराब हो गई थी और जर्मनी, जापान जैसे देश काफी तेजी से इन पर दबाव बना रहे थे, और अंग्रेजों को लगा कि अगर भारतीयों का अगर हमें सहयोग चाहिए, वो चाहते थे कि भारत के लोगों को सेना में भर्ती करें, ठीक है, और उनको अपने तरफ से युद्ध में लड़ाएं। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि अंग्रेज जो है हम पे शासन कर रहे हैं और हमारे ही लोगों को सेना में क्यों भर्ती करेंगे। और प्रॉब्लम ये था कि कांग्रेस विरोध कर रही थी कि नहीं, भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में शामिल नहीं होंगे। तो उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए, दोस्तों, किसका समर्थन प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि इनको भारतीय सेना में, मतलब अंग्रेजी सेना में भारतीयों को शामिल किया जा सके। तो कांग्रेस को खुश करने के लिए, याद रखिएगा, कांग्रेस को खुश करने के लिए जो भारत के उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, एक ऑफर पेश किया गया कांग्रेस के सामने कि देखो, अगर आप हमें क्या करोगे, युद्ध में अगर हमारा मदद करोगे तो आपको विभिन्न प्रकार की हम सुविधाएं देंगे। और क्या क्या लालच दिया गया, प्रस्ताव दिया गया कांग्रेस के सामने, तो कहा गया इसमें कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसमें यह कहा गया, आपको पता है ना, गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें भारतीयों की संख्या काफी कम होती थी। तो अंग्रेज ने कांग्रेस के सामने ये ऑफर दिया कि आप जो है, आप हमें सहायता करो तो आपको हम गवर्नर जनरल की अपनी परिषद में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको भागीदारी देंगे।
कांग्रेस को ये लालच दिया गया, ठीक है। और युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करने का भी बात किया गया। युद्ध सलाहकार परिषद गठन करने का मतलब है कि एक काउंसिल बनाएंगे, अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया कि एक परिषद बनाएंगे और परिषद में आपको भी शामिल करेंगे और आपके सलाह से ही भारतीयों को हम अंग्रेजी सेना में शामिल करके द्वितीय विश्व युद्ध में ले जाएंगे लड़ने के लिए। और भारत का संविधान बनाना भारतीयों को अपना अधिकार है। इन्होंने बोला कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना आपका अपना अधिकार है और आपको संविधान बनाने का अधिकार भी हम आपको देंगे, ठीक है। लेकिन बातें ये थी कि ये कब देंगे, ठीक है। कांग्रेस ने सोचा कि ये बातें ये कब देंगे, जब हम युद्ध में यानी कि भारतीय युद्ध में अंग्रेजों को मदद करेंगे और अंग्रेज जीत जाएंगे तब ये हमको करेंगे। और अंग्रेजों की कथनी और करनी में बड़ा ही अंतर था दोस्तों, ठीक है। कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। आपको पता है ना कि आपको जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 में, तो गांधी जी से बोला गया कि आप भारतीय लोगों को सेना में शामिल कीजिए और आपको हम आजादी दे देंगे। गांधी जी बेचारे सभी लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए कहने लगे और नतीजा हुआ कि इनको गांधी जी के कहने पर बहुत सारे भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। इसीलिए जो गांधी जी को रिक्रूटिंग सर्जन कहा जाता है, भर्ती करने वाला एजेंट कहा जाता है, ये विंस्टन चर्चिल ने भी बोला था। लेकिन गांधी जी ने तो अच्छा मन से किया आजादी लेने के लिए कि अंग्रेज हो सकता है हमें आजाद कर दें, लेकिन आपको क्या हुआ आगे चल के? रोलेट एक्ट हुआ, रोलेट एक्ट हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि अंग्रेज सहायता के नाम पर पीछे से पीठ पर क्या मार दिए? छुरा मार दिए। तो अंग्रेजों का कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता था और कांग्रेस और गांधी जी इस बात को बहुत अच्छा से जान गए थे दोस्तों। इसलिए इस प्रस्ताव के चक्कर में न कांग्रेस फंसी और न ही गांधी जी। और याद रखिएगा, और क्या कहा गया कि युद्ध के समाप्ति पर औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करना। कहा गया कि जैसे ही द्वितीय विश्व खत्म होगा आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब है कि आपको पूरा आजादी नहीं देंगे, थोड़ा मोड़ा आपको आजादी देंगे काम करने का, लेकिन पूरा नियंत्रण आप पर मेरा बना रहेगा, ठीक है। आप बताओ कांग्रेस कभी स्वीकार करेगी? नहीं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, बोला कि नहीं हम मानते हैं आपके अगस्त प्रस्ताव को। चूंकि उस समय की दो पार्टियां ही महत्वपूर्ण थी, कौन? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, ठीक है। कांग्रेस ने बोला कि यार ये डोमिनियन स्टेट में थोड़ा मोड़ा आजादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आजादी दो, हमें स्वतंत्र करो और भागो यहां से। तो कांग्रेस, अब ये जो जितना बातें थी यहां कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता का बातें नहीं था, ठीक है। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? ये अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि पाकिस्तान का वो अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे और कहीं भी अगस्त प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान की बात नहीं कही गई थी। तो मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस तरीके से अगस्त प्रस्ताव ऑफर आया जरूर, मगर इसको भारतीयों ने क्या कर दिया? नकार दिया, इंकार कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ? पहले इसके व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? गांधी जी ने। कब शुरू हुआ ये? 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। कहां से? तो याद रखिएगा, पौनार आश्रम महाराष्ट्र से। कहां से? पौनार आश्रम महाराष्ट्र से। ये 68 बीपीएससी में जो परीक्षा हुआ 2-3 दिन पहले, उस समय एग्जाम में पूछा इस बार कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? तो पौनार आश्रम महाराष्ट्र से। तो याद रखिएगा, इसको शुरू किए थे गांधी जी। अब प्रथम सत्याग्रही कौन बने? ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, प्रथम सत्याग्रही कौन बने? आचार्य विनोबा भावे। याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे? दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही भी बीपीएससी में पूछ चुका है। तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही ये कौन बने थे दोस्तों? तो ब्रह्मदत्त बने थे। कौन बने थे? तो ब्रह्मदत्त। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग दिल्ली चलो भी कहा जाता है। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था दोस्तों? क्या आपको पता है कि गांधी जी और कांग्रेस ये नहीं चाहते थे कि जो
भारतीय हैं वो अंग्रेजी सेना में शामिल हो और द्वितीय विश्व युद्ध में बलि का बकरा बने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या किया गया, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, चूंकि अगस्त प्रस्ताव में ये था कि आप हमें सपोर्ट करो और आपको हम ये सुविधाएं देंगे जो अगस्त प्रस्ताव में, और आप भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करो, लेकिन भारतीयों ने तो इसको नकार दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस ये चाहती थी कि भारतीय लोग अंग्रेजों के जाल में फंस के, भारतीय लोग अंग्रेजों के जाल में फंस के क्या करे, आपको कहीं अंग्रेजी सेना के जाल, मतलब अंग्रेजी सेना में न चले जाए। इसीलिए ये लोग क्या किए कि व्यक्तिगत सत्याग्रही का क्या काम था कि घूम घूम कर भारत में ये बताने का प्रयास करते थे कि आपको अंग्रेजी सेना में नहीं शामिल होना है, अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसना है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का यही काम था कि वो घूम घूम कर भारत में ये प्रचार करते थे कि आपको अंग्रेजी सेना में शामिल नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। ठीक है, और याद रखिएगा, और इसीलिए ताकि जो है युद्ध से अपने को अलग करने की वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह की ओर रुख किया। यानी कि भारतीय लोग, यानी कांग्रेस, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, ये नहीं चाहती थी, और चाहे गांधी जी भी ये नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में शामिल हो, और उनको इससे दूर रखने के लिए यह सत्याग्रह शुरू हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद रखिएगा, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। दोस्तों हम इतना डिटेल इसलिए बता रहे क्योंकि आजकल परीक्षाओं का पैटर्न बदलते जा रहा है, आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। तो इतना बात आप समझ गए। उसके बाद अंग्रेजों को अभी भी नहीं लगा, अंग्रेजों को अभी भी लग रहा था कि भारतीयों को थोड़ा लालच उलच देंगे ना तो ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद भी अंग्रेजों को लग रहा था कि भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। फिर से भारत को लालच देने के लिए, यानी भारतीय लोगों को सेना में शामिल करने के लिए क्रिप्स मिशन की बात की गई दोस्तों। और क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ, 1942। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। और क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा, 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। याद रखिएगा, यह मिशन था कि भारत को, लोगों को राजी कराओ। क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी जैसे ताकतवर देश उभर रहे थे और ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों को हालत खराब करके रख दिए थे। ठीक है, तो भारतीय लोगों को सहायता प्राप्त करना अंग्रेजों की मजबूरी थी। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश जो है भारतीयों पर अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे कि आप इनको क्या करो, युद्ध में शामिल कराओ, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो भारतीय लोगों को युद्ध में शामिल कराने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने फिर से एक मिशन भेजा, उसका नाम क्या है, क्रिप्स मिशन। तो ये सब याद रखिएगा। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, यानी कि क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता करने के लिए भारत के दो लोग गए। कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछेगा कि क्रिप्स मिशन में भारत की ओर से जाने वाले मुख्य वार्ताकार कौन थे, तो क्या मारिएगा, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। यानी कि इनको भेजा गया कि आप क्रिप्स मिशन से जाइए, इनके जो स्टेफर्ड क्रिप्स हैं उनसे बातचीत कीजिए। याद रखिए। और इसमें क्या रखा, इसमें प्रमुख बातें क्या थी, मतलब क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें कही गई थी, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार संविधान सभा बनाने की बात कौन से मिशन में हुई थी, कैबिनेट मिशन में मत मारिएगा, दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या मारिएगा, क्रिप्स मिशन। अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप हमें मदद करो, आपको युद्ध के बाद आपको संविधान बनाने की हम आजादी देंगे और संविधान सभा आपको संविधान को बनाएगी। लेकिन कब सर, युद्ध के बाद। यानी अंग्रेज चाहते थे कि पहले मदद ले लो, युद्ध में उनका मदद ले लो, जीत जाओ, और तब उनको क्या करो। अब पता नहीं अंग्रेज युद्ध के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर से जालियांवाला बाग रिपीट कर देंगे। तो गांधी जी के मन में तो पहले ही डर था कि सब बकवास है, क्योंकि ये युद्ध के बाद ऐसा कह रहे हैं संविधान सभा गठन के बाद। तो अब समझ लीजिए, यही से बैकग्राउंड शुरू हो गया है कि क्रिप्स मिशन को भी कांग्रेस और गांधी जी लात मार के भगा देंगे। याद रखिएगा, पहला बात यही बात गड़बड़ था, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन। लेकिन संविधान सभा गठन की बात पहली बार किसमें की गई दोस्तों, क्रिप्स मिशन। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्रता। अब बताइए, एक और बड़ा ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ा बात, कि मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी जो है पाकिस्तान की बात कर रहा था।
अगर वो बोलता है कि भारतीय संघ अगर बनेगा, जैसे अभी संघ है ना हमारा, जिसमें केंद्र राज्य, केंद्र भी है, राज्य भी है और संघ शासित प्रदेश भी है, तो ये सब मिलकर एक संघ बना। और इस पार्टी को, मुस्लिम लीग को बोल दिया गया कि भैया आप भारतीय संघ में शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि फिर से यहाँ हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ने की बात इसमें कर दी। तो दूसरा ऐसा बात था जिसको कांग्रेस और गांधी जी को अटक गया कि नहीं, ये गड़बड़ बातें है। तीसरी बात है इसमें क्या कहा गया कि नया संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार को होगा। देखो, अंग्रेज ये जान गए थे कि भारत में उनका अब ज्यादा समय तक हम नहीं रह पाएंगे। घटना कब की है? 1942 में। और याद रखिएगा, वो बोले थे कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाएगा ना, तो आपकी रक्षा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं फिर से वो हमारे बॉस बनकर रहेंगे और हम उनके अंडर में रहेंगे। ये तीनों ही बातें गांधी जी और कांग्रेस को अखड़ रहा था, ठीक है। और प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। भाई साहब बताइए, 543 देशी रियासत थे और 11 ब्रिटिश प्रांत थे। अब ब्रिटिश प्रांत मतलब अंग्रेजों का उस पर क्या था? कब्जा था। यानी कि जब संविधान बनेगा तो पूरे देश के लिए लगेगा, पूरे देश के लिए समान रूप से रहेगा। अब उसमें कोई प्रांत उस संविधान को माने या न माने, ये तो देश को टुकड़ों में बांटने की बात हो गई। यानी कि एक मतलब हमारा संविधान जो बना है सभी देश के सभी लोगों पर लागू होता है, लेकिन यहां पर कहा गया कि प्रांतों को संविधान, जो प्रांत हैं वो हमारे संविधान को स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ प्रांतों को इच्छा पर निर्भर कर दिया गया। और ये सब जो बातें थी ना, ये सब बातें पूरी तरीके से गड़बड़ थी बातें। और कांग्रेस और गांधी जी ने क्रिश मिशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट। और क्रिश मिशन को क्या, गांधी जी ने क्रिश मिशन के बारे में क्या कहा? इसे पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि बाद के तिथि का चेक है। यानी कि देखो क्यों कहा उन्होंने, बोला कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। और अंग्रेज का कोई ठीक नहीं है कि युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने की बात उन्होंने कहा था, पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए क्या बोला कि पोस्ट डेटेड चेक। तो क्रिश मिशन के बारे में पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा दोस्तों? महात्मा गांधी। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अगर पूछेगा कि पोस्ट डेटेड चेक, इसको याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, मतलब एक टूटते हुए बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा। ये सभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा कि क्रिश मिशन के बारे में पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी। चूंकि बाद में लाभ मिलेगा, अभी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया। और पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक जवाहरलाल नेहरू ने बोला, ठीक है। और पटाभी सीतारामैया ने क्या बोला? पटाभी सीतारामैया ने क्या बोला क्रिश मिशन के बारे में? कि ये अगस्त प्रस्ताव से मिलता जुलता है, ये अगस्त प्रस्ताव से मिलता जुलता है। ये सेम बातें अगस्त प्रस्ताव में भी कही गई थी। तो ये अगस्त प्रस्ताव से मिलता जुलता है, ये बात किसने कहा था दोस्तों? पटाभी सीतारामैया ने। और कांग्रेस ने इसलिए भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि देश को टुकड़े में बांटने की अंग्रेजों की राजनीति थी ये, ठीक है। और मुस्लिम लीग भी इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की बात कर रहा था और अलग पाकिस्तान की बात इसमें कहीं भी नहीं की गई बनाने की, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद रख लेना, काफी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है कि बेवल, आगे बेवल समझौता हम लोग पढ़ेंगे। बेवल समझौता और क्रिश मिशन दोनों में भारत के वार्ताकार कौन थे? तो याद रखिएगा, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद थे। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से संविधान बनने की पृष्ठभूमि को हम लोग यहीं पे आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में पूरा संविधान सभा तक हम लोग जाएंगे। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। टेक केयर।